Assalamu alaikum students. Today we are starting chapter supply, which is on page number 33 of your textbook. In this chapter we will study about supply and the difference between stock and supply, law of supply, and the direct relationship between the supply and price. Further, we will discuss about the assumption of law of supply and the factors which affect on supply. So students, let's read this chapter. Definition of supply. Supply is defined as the amount of goods and services offered for sale at a given price in the market. For example, 500 kg of sugar is provided in the market for sale. This quantity of sugar is called its supply in economics. Students, supply कहते हैं जो भी गुड्स और सर्विसेज मार्केट में ऑफ़र होती हैं सेल के लिए किसी पर्टिकुलर प्राइस पर, उसको हम सप्लाई कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल 500 किलोग्राम शुगर मार्केट में सेल हो रही है, तो यहाँ पर जो 500 किलोग्राम शुगर है वो क्या है? सप्लाई है. इसको हम सप्लाई कहते हैं इकोनॉमिक्स में. स्टॉक एंड सप्लाई. Stock is the total volume of a commodity which can be brought into the market for the purpose of sale at a short notice, while supply means the amount offered for sale at a given price. For example, the present quantity of sugar in the market is 8,000 kg, and out of it only 5,000 kg of sugar is offered for sale. In this case, 8,000 kg of sugar is the stock and 5,000 kg is called the supply of sugar. Students, stock और सप्लाई में क्या डिफरेंस है? स्टॉक कहते हैं कि किसी भी कमोडिटी की जो टोटल क्वांटिटी है मार्केट में, उसको हम स्टॉक कहते हैं. जबकि सप्लाई कहते हैं कि उस टोटल क्वांटिटी में कुछ स्पेसिफिक अमाउंट मार्केट में जो सेल होता है उसको हम सप्लाई कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास जो स्टॉक है वो 8,000 kg है शुगर का, लेकिन हम मार्केट में ऑफ़र कर रहे हैं सेल के लिए 5,000 kg ऑफ शुगर. तो जो हमारा स्टॉक है वो कितना हुआ? 8,000 kg हुआ. और हमारी सप्लाई कितनी हुई, यानी हम उसमें से कितना सप्लाई कर रहे हैं मार्केट में? 5,000 kg. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई. लॉ ऑफ सप्लाई. द लॉ ऑफ सप्लाई इज़ जस्ट अपोजिट टू द लॉ ऑफ डिमांड. व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस द सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेस, and the supply decreases with the fall in price. It means the supply has functional relationship with price because the quantity offered for sale varies directly with price. The higher the price, the larger is the supply and vice versa. स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने लॉ ऑफ डिमांड में देखा था कि जब प्राइस इंक्रीज़ होती है तो डिमांड डिक्रीज़ हो जाती है, और जब प्राइस डिक्रीज़ होती है तो डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है. यानी हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा था कि दोनों का प्राइस और डिमांड का जो रिलेशन है वो क्या है? इन्वर्स रिलेशन है. बट जो लॉ ऑफ सप्लाई है वो लॉ ऑफ डिमांड से बिल्कुल ऑपोजिट है. द लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट प्राइस इंक्रीज़ होगी तो सप्लाई भी इंक्रीज़ होगी, और जब प्राइस डिक्रीज़ होगी तो सप्लाई भी डिक्रीज़ होगी. इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, यानी प्राइस का सप्लाई से डायरेक्ट रिलेशनशिप है. स्टेटमेंट ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई. Law of supply state the direct relationship between price and quantity supplied, keeping other factors constant. Law of supply कहता है कि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड का डायरेक्ट रिलेशनशिप है.
जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब जितनी ज़्यादा प्राइस होगी उतनी ज़्यादा सप्लाई होगी, जितनी कम प्राइस होगी उतनी कम सप्लाई होगी। कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट यानी कि बाकी के जितने भी फैक्टर्स हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, प्राइस ऑफ मशीन्स, प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल, इसमें कोई भी चेंज ना आए जब ही लॉ ऑफ सप्लाई हमारा एक्यूरेट होगा। यहाँ पर लॉ ऑफ सप्लाई में हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के डायरेक्ट रिलेशनशिप की। बाकी सारे फैक्टर्स को हमने कांस्टेंट रखना है। लॉ ऑफ सप्लाई ये क्यों कहता है कि जब प्राइस इंक्रीज़ होगी तो सप्लाई भी इंक्रीज़ होगी, जब प्राइस डिक्रीज़ होगी तो सप्लाई भी डिक्रीज़ होगी? इसके पीछे जो मोटिव है वो क्या है? प्रॉफिट मोटिव है। अब जब हम ज़्यादा क्वांटिटी में सप्लाई करेंगे तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट होगा। अगर हम कम क्वांटिटी में सप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली सी बात है कि कम प्रॉफिट जनरेट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले आप किसी भी कमोडिटी के 100 यूनिट्स सेल कर रहे हैं। किस प्राइस पर सेल कर रहे हैं? 10 रुपीज़ पर। तो आपको कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है? 1000 रुपीज़ का। अब इस कमोडिटी का प्राइस 20 रुपीज़ हो जाता है। सेम अब हम 100 यूनिट्स ही सेल कर रहे हैं तो 20 रुपीज़ पर हमें कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है सेम क्वांटिटी सप्लाइड पर? 2000 रुपीज़ का। ठीक है। अब प्रोड्यूसर ये सोचेगा कि 100 यूनिट्स पर जब प्राइस इंक्रीज़ हुआ 20 रुपीज़ तो मेरे पास 2000 रुपीज़ का रेवेन्यू जनरेट। अब प्रोड्यूसर क्या करेगा कि वो अपनी सप्लाई इंक्रीज़ कर देगा। पहले वो 100 यूनिट सप्लाई कर रहा था, अब वो 200 यूनिट सप्लाई करेगा। जब वो 200 यूनिट सप्लाई करेगा तो उसके पास कितना रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा? 4000 रुपीज़ का। मीन्स जितनी क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज़ होगी उतना ही रेवेन्यू जनरेट होगा और प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा ना। इसी चीज़ को हम सप्लाई स्केड्यूल की हेल्प से समझते हैं। सप्लाई स्केड्यूल। The supply schedule shows the various prices of a particular commodity with its various quantities offered for sale in the market. सप्लाई स्केड्यूल में आप लोग देख सकते हैं कि जब प्राइस 10 थी तो क्वांटिटी सप्लाइड 1000 थी। जैसे जैसे प्राइस बढ़ी, जब प्राइस 15 हो गई तो क्वांटिटी सप्लाइड भी प्रोड्यूसर ने कितनी कर दी? 1500। प्राइस और इंक्रीज़ हुई, 20 हुई तो क्वांटिटी सप्लाइड भी 2000 हो गई। जब प्राइस 25 हुई तो क्वांटिटी सप्लाइड 2500 हो गई। और जब प्राइस और बढ़कर 30 हुई तो क्वांटिटी सप्लाइड 3000 हो गई। अब ये जो सप्लाई प्रोड्यूसर अपनी इंक्रीज़ कर रहा है प्राइस के अकॉर्डिंगली, इससे सप्लायर को फ़ायदा हो रहा है क्योंकि उसके पास ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा है। इस स्केड्यूल में आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज़ हो रही है तो सप्लायर अपनी क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज़ कर रहा है। इट मीन्स दैट सप्लाई हैज़ फंक्शनल रिलेशनशिप विद प्राइस। सप्लाई शेड्यूल की हेल्प से हम सप्लाई कर्व बनाएंगे। ये जो है ये हमारी y एक्सेस कहलाएगी और ये हमारी x एक्सेस कहलाएगी। ये पॉइंट 0। x एक्सेस पर हम अपनी क्वांटिटी सप्लाइड लिखेंगे। थाउजेंड, 1500,
2000, 2500 एंड 3000। वाई एक्सिस पर हम अपनी, यहाँ पर हमने क्या लिखी थी, क्वांटिटी सप्लाइड। वाई एक्सिस पे हम क्या लिखेंगे, प्राइस। पहले प्राइस हमारी कितनी थी, 10, फिर 15, इसके बाद प्राइस इंक्रीज होके 20 हो गई थी, फिर प्राइस इंक्रीज होकर 25 हो गई थी एंड देन 30। ओके, जब प्राइस 10 थी तो हमारी क्वांटिटी सप्लाइड कितनी थी, 1000। जब प्राइस 15 हुई तो हमारी क्वांटिटी सप्लाइड कितनी हो गई, 1500। जब प्राइस 20 थी तो हमारी क्वांटिटी सप्लाइड कितनी थी, 2000। तो हम 2000 के सामने एक लगा देंगे डॉट। जब प्राइस 25 थी तो क्वांटिटी सप्लाइड कितनी थी, 2500। जब प्राइस 30 थी तो क्वांटिटी सप्लाइड कितनी थी, 3000। ये इसका कर्व रेडी है। दिस इज सो सिंपल। अब ये जो हमारा कर्व आ रहा है इसको हम क्या कहते हैं, सप्लाई कर्व। ये जो आ रहा है इसको हम सप्लाई कर्व कह रहे हैं, इसलिए हम इसको यहाँ पर S लिख रहे हैं। बाकी पॉइंट्स को हम कोई भी नाम दे सकते हैं, A, B, C, D, E। The curve represents the law of supply and that the supply increases with an increase in price and it falls with a fall in price. Assumptions of law of supply. Students, the definition of the law of supply consists of an important phrase, other things remaining the same. It means the assumptions under which the law holds its accuracy. If these assumptions are ignored, this may cause failure to the law. No change in cost of production, no change in techniques of production, no change in the price of machines and raw material. हमें एज्यूम करना है कि इन सब चीज़ों की प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, ये सब चीज़ें कांस्टेंट हैं, जब भी लॉ ऑफ सप्लाई एक्यूरेट माना जाएगा, अदरवाइज लॉ ऑफ सप्लाई फेल हो जाएगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। अब कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो सप्लाई पर अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, टाइम फैक्टर। Students, different commodities take different timings when produced. They produced both in short and long periods. For example, food, crops, cash crops and machine, etc. They take long time to be produced. इसकी वजह से सप्लाई जो है वो जल्दी इंक्रीज़ नहीं हो सकती, इसीलिए टाइम फैक्टर जो है वो सप्लाई पर अफेक्ट करता है। Number 2, factor of cost production. Suppose that if the price of a particular commodity remains the same, किसी भी कमोडिटी की जो प्राइस है वो सेम रहे यानी फिक्स्ड रहे, लेकिन उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में जो सप्लाई है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। द सप्लाई विल इंक्रीज़ ओनली टू decrease in its cost.